अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर की जो थ्योरी थी वो सारी की सारी ख़त्म की थी। और फिर आज से हम लोग इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब से हमें अपनी वीडियोस को जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है और मसरूफियात जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ के लिए टाइम निकालना मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन फिर भी जितना भी कोर्स है, फिज़िक्स का जितना भी कोर्स है, उसकी पूरी गारंटी है कि वो पूरे का पूरा जो है हम लोग कवर करेंगे पेपरों से पहले पहले तक। तो आज का जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमारी कोशिश होगी कि प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करें। और फिर इसी तरह जो है वो 5 या 6 अगली वीडियो के अंदर, और फिर जितने रह जाएंगे वो फिर हम लोग आखिरी वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की जो है वो हमने जो सोची हुई है वो 3 वीडियोस जो वो आएंगी। न्यूमेरिकल की पहली वीडियो जो कि आज है, जिसके अंदर हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। फिर न्यूमेरिकल की जो है वो दूसरी वीडियो, जिसके अंदर 5 या 6 न्यूमेरिकल, डिपेंड करता है कि उनकी लेंथ कितनी है। और फिर न्यूमेरिकल की जो है वो तीसरी वीडियो के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स रहते होंगे वो सारे के सारे हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल की पहली वीडियो है। न्यूमेरिकल की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 5 तक जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसकी जो वर्डिंग है वो आप लोग बुक जो है वो अपने सामने खोल के रखो। यहाँ पे मैं जो ट्रांसलेट कर देता हूँ कि प्रॉब्लम में बताया हुआ क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1 में आपको ये बताया हुआ है चैप्टर नंबर 3 मोशन के, कि एक इलेक्ट्रॉन गन है हमारे पास टेलीविज़न सेट के अंदर। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो उसको इस तरह से समझ लो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन गन है। तो टेलीविज़न सेट जो हमारे पुराने हुआ करते थे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन मौजूद हुआ करती थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के ऊपर इस तरह से प्रोजेक्ट करती थी। तो ये आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गन है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियल स्पीड के साथ इंटर हुआ है। यही आपको प्रॉब्लम में बताया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड इंटर हुआ है एक रीजन के अंदर इसी इलेक्ट्रॉन गन के, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेशन मिली है या फिर इसको इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेट किया गया है। मतलब एक फोर्स लगी है इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर। इलेक्ट्रॉन आया इनिशियल स्पीड के साथ, जो कि आपके पास ये थी। और जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर आया तो एक रीजन ऐसा था कि जहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाई गई, और उस फोर्स की वजह से जो है वो लाजमी सी बात है इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हुई होगी। तो यहाँ पे जो है उसके ऊपर फोर्स लगाई गई, या फिर हम लोग लिखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो इसकी इंक्रीज़ की गई। इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेट हुआ ये, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ने जो इसको एक्सेलरेट कर दिया। और फिर क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगा इसको, इट एमर्जेस आउट ऑफ दिस रीजन आफ्टर 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड। अच्छा, ये डाटा भी जो है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी जो थी ये थी, और इस रीजन के अंदर जब ये एक्सेलरेट हो रहा था, यानी कि कितनी देर तक इसको यहाँ पे फोर्स इसके ऊपर लगाई गई है या फिर एक्सेलरेशन इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई है, वो जो टाइम है वो आपके पास कितना है। टाइम जो आपको दिया हुआ है वो 1 माइक्रो सेकेंड है, यानी कि 1 एक्सपोनेंट 6 सेकेंड्स। माइक्रो को जो हमने कन्वर्ट कर दिया, प्रीफिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो जो होता है वो आपके पास एक्सपोनेंट -6 होता है। तो ये आपको ये जो था ये टाइम था जो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे गुजारा, जिसके अंदर ये जो है ये एक्सेलरेट हुआ। और फिर सबसे आखिर में आपको बताया हुआ है कि वो इस रीजन से जो निकल गया, और जब इस रीजन से निकला तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे हमने लिखी भी है, 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन गन थी उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है। लेंथ निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। और दूसरा जो आपसे चीज़ पूछी जा रही है, दूसरी जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन भी बताओ कि इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सेलरेट किया होगा, कितनी एक्सेलरेशन यहाँ पे मिली होगी। तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। मैट्रिक के अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप यहाँ पे लगा के आसानी से ये दोनों चीज़ें जो निकाल सकते हो। आपको एस निकालना है जो कि डिस्टेंस है, वी एफ और वी आई दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और आपसे ए जो है वो पूछा जा रहा है।
अब इक्वेशन ऑफ मोशन जितनी भी हमने पढ़ी, फर्स्ट पढ़ो या सेकंड पढ़ो या थर्ड पढ़ो, सेकंड और थर्ड पढ़ो, क्योंकि डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस जो है वो आप सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो निकाल सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर। और जो दूसरी इक्वेशन है, तीसरी जो है वो आपके पास कौन सी है, 2s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस में से कोई सी भी एक इक्वेशन यूज़ करें तो दोनों के अंदर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसका मतलब कि इक्वेशन की वैल्यू आपको पहले निकालनी है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है क्या होता है, वी एफ माइनस का वी आई अपॉन टी। तो वी एफ भी है, वी आई भी है, और आपके पास जो टाइम है वो भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को फार्मूले के अंदर डालेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे सबसे पहले, और फिर इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन लगा के आप जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम जो हमारा वो क्या है कि आपने एक्सेलरेशन जो निकाली है। दूसरा वाला जो पार्ट है वो हम लोग पहले कर रहे हैं, और जो फिर पहले वाला पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे जो है वो आप लोग बताओ कि जो हमने फार्मूला पढ़ा वो क्या है, वी एफ माइनस का वी आई और अपॉन में टी। तो एक्सेलरेशन के लिए वी एफ की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 4 एक्सपोनेंट 5, और वी आई की जो वैल्यू आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 3 है, और टाइम कितना है, एक्सपोनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6। तो इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनल आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.99 एक्सपोनेंट 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट है। और अगर इसे बुक से जो मैच किया जाए तो यही वाला आंसर आपको बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा जो है उन्होंने चेंज इस तरह से किया कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है ना, हम चूँकि जो है वो इसको स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है या फिर साइंटिफिक नोटेशन वाली जो होती है उसके अंदर लेके गए हुए हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ये पॉइंट होता है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। अब उन्होंने जो है वो पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है 399 के बाद। तो 399 के बाद भी आप जो है पॉइंट को लेके जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। कितनी जंप्स लगेंगी, 1 और 2। अब लेफ़्ट से राइट पे अगर आपने जो है वो जंप करवाया पॉइंट को तो एक्सपोनेंट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखो या ऊपर वाला लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। अब अगर हम लोग दूसरी वाली चीज़ को सॉल्व करें, यानी कि लेंथ निकालें कि इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ कितनी थी, तो हम लगा देते हैं फार्मूला 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। आंसर दोनों से आ जाएगा। आप जो है वो सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाओ या फिर थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाओ, आंसर जो है वो दोनों से आ जाएगा। तो ये वाली थोड़ी सी आसान है, तो इसको हम लोग जो यहाँ पे लगा देते हैं। तो 2a की जगह पे कितना, 3.99 और एक्सपोनेंट आपके पास 11। तो एक्सेलरेशन की जगह पे ये पुट कर दिया हमने। एस हमने निकालना है तो ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा। वी एफ की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है कि 4 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर, और जो वी आई है वो कितनी है, एक्सपोनेंट 3 और इसका स्क्वायर। अब एस ए की जगह पे रहने दो, और 4 एक्सपोनेंट 5 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे माइनस का एक्सपोनेंट 3 का जो स्क्वायर है वो अपनी जगह पे, और जो ये चीज़ थी ये पूरी की पूरी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो 2 इंटू 3.99 एक्सपोनेंट 11। अब इस पूरी वैल्यू को जब आप लोग सॉल्व करोगे, 4 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर माइनस का एक्सपोनेंट 3 और इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.99 एक्सपोनेंट 11। तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, एस इज इक्वल्स टू 0.2005, और चूँकि इसकी यूनिट जो मीटर है तो मीटर। और अगर इसे भी बुक से मैच करें तो 0.2 मीटर सही है। 0.2 मीटर लिखो या फिर 0.2005 मीटर लिखो, एक ही बात है। ये बिल्कुल एक्यूरेट या प्रिसाइज आंसर है, और बुक के अंदर जो है शायद उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम नंबर 1 था। अब बढ़ते हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर, और उसे देखते हैं कि वो क्या है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है,
और इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से, यानी कि प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरह से बता रहा है, ये तो हमने डाटा लिखा है ना यहाँ पे। प्रॉब्लम की वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि एक कार है जो कि वेट कर रही है ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर। ये हमारे पास फ़र्ज़ करो कि एक कार है जो कि एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वेट कर रही है, मतलब रुकी हुई है यहाँ पे। तो इससे एक बात तो ये पता लगती है हमें कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, जो कि हम लोग इसके डाटा के अंदर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जो कार है वो आपके पास 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये यहाँ पे रेस्ट में इस तरह से रुकी हुई है ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर और सिग्नल का वेट कर रही है। अब आपको बताया जा रहा है कि जब ग्रीन हुआ, ये जो सिग्नल है जैसे ही ग्रीन हुआ तो कार जो है वो स्टार्ट हुई, मूव करना जो है कार ने स्टार्ट किया, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मूव करना स्टार्ट किया इसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यानी कि ये हर सेकंड के अंदर अपनी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मतलब हर सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा इस कार की वो सेम आएगा, जो कि 2 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगी, मतलब इसने फोर्स लगाई आगे की तरफ, मूव करना स्टार्ट हुई, और हर सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। पहले 0 थी, 1 सेकंड गुजरने के बाद 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर अगले सेकंड के अंदर यानी कि 2 सेकंड जब गुजरेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो है वो फिर 2 सेकंड मज़ीद बढ़ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड जो मज़ीद बढ़ जाएगी, और इसी तरह से करते करते जो है वो आगे तक जा रही होगी। एट द सेम टाइम a bus traveling with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड overtakes and passes the car। अब जैसे ही ये गाड़ी जो है मूव कर रही थी तो सिग्नल जब ग्रीन था तो एक बस आई, सिग्नल जैसे ग्रीन हुआ बस पीछे से जो है मूव करती हुई आ रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ जो कि आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। और कांस्टेंट स्पीड का आपको मतलब पता होता है कि नो एक्सेलरेशन, यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का यही, कांस्टेंट स्पीड का जो यही मतलब होता है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन कोई भी नहीं हो रही, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है मूव करती हुई इस तरह से जा रही है। और कितनी है वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रैफिक की जो लाइट थी जैसी ग्रीन हुई, ये 0 से स्टार्ट हुई और ये जो है पीछे से चलती भी आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब इसने क्या किया कि इस कार को ओवरटेक कर लिया, कार को पीछे छोड़ दिया। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो यहाँ बना लेते हैं कि इस कार को जो है पीछे छोड़ दिया और इसको जो है वो ओवरटेक करके इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगी 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ। बस अब चूंकि कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट का मतलब कि हर सेकंड के अंदर अपनी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है और स्टार्ट भी 0 से हुई है, तो इसको कुछ टाइम लगेगा और कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से इस बस को जो है वो ओवरटेक कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट करती भी जा रही है और ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, मतलब इसकी 10 मीटर पर सेकंड ही है स्पीड। अब ये एक्सेलरेट करती भी जा रही है, हर सेकंड के अंदर इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती जाएगी। चेंज का मतलब कि बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इस बस को दोबारा से ओवरटेक कर लेगी। शुरू में क्या हुआ दोबारा से समझना कि ये कार रेस्ट के अंदर थी, ट्रैफिक सिग्नल का जो है वो वेट कर रही थी। जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ तो ये 0 से स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती गई और वो भी कांस्टेंट है, मतलब कि वो हर सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती हुई जा रही है इस तरह से। अब जैसे ग्रीन हुआ ये 0 से स्टार्ट हुई और एक बस जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है मूव करती हुई आई और इस कार को शुरू में ओवरटेक कर लिया। अब क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही थी। तो शुरू में इस बस ने इस कार को ओवरटेक कर लिया। अब होगा क्या कि क्योंकि ये जो कार है ये अपनी वेलोसिटी हर सेकंड के अंदर इंक्रीज़ कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसको पीछे छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास कांस्टेंट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो कार है ये इस बस को ओवरटेक कर लेगी और जो है वो इसको पास कर देगी। और वही आपसे जो उन्होंने पूछा वो सवाल के अंदर कि बताओ हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, कार जहाँ से स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से लेकर कितना दूर, हाउ फार इस पॉइंट से लेकर, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कितना दूर जाके जो हमारे पास कार है
वो ओवरटेक करेगी इस बस को, यानी कि आपने एस निकाल के बताना है, डिस्टेंस निकाल के बताना है इस पॉइंट से लेके, जिस पॉइंट के ऊपर ये रेस्ट में खड़ी हुई थी, कितना दूर जो है वो जाके ये इस बस को ओवरटेक करेगी, वो डिस्टेंस जो आपने निकाल के बताना है। और पार्ट बी के अंदर, ये पार्ट ए है, और पार्ट बी के अंदर जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब ये वाली कार इस वाली जो है वो बस को ओवरटेक करेगी, इस वाली बस को ओवरटेक करेगी, तो इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी उस वक्त कितनी हो चुकी होगी, वो आपने निकाल के बतानी है। इनिशियल ज़ीरो थी और फाइनल जो आपने निकाल के बतानी है कि जो जब ये कार इस बस को ओवरटेक करेगी तो उस वक्त इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। तो प्रॉब्लम जो है वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। सॉल्व इसको इस तरह से करना है कि पहले जो है वो हम लोग पार्ट ए के लिए काम करते हैं यहाँ पे, पार्ट ए के लिए काम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पता है कि हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और एक चीज़ बस के लिए हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रही होगी, क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ ही नहीं रहा, और अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की, तो बताओ 4 सेकंड गुजरने के बाद वो बॉडी कहाँ पे जो है वो खड़ी भी होगी, या फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। तो कैसे बताओगे? 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर का फासला कोई बॉडी जो है वो कवर कर रही है। तो 4 सेकंड गुजरने के बाद वो बॉडी कहाँ पे खड़ी होगी, कितना डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया हुआ होगा। तो आप लोग सब जो है वो बड़ी आसानी से बताओगे कि 40 मीटर का फासला तय किया होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर का फासला तय कर रही है। ये चीज़ हमें कैसे पता लगती है? इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। यही चीज़ आपने जो है वो वेलोसिटी की या फिर जो है वो आपके पास स्पीड की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब इस t को अगर यहाँ पे ले आएँ तो v इंटू टी इज इक्वल्स टू एस हो जाएगा, या फिर s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। ये इक्वेशन बड़ी मशहूर इक्वेशन है जो कि आपने जब डेरिवेशन कर रहे थे मैट्रिक के अंदर अपनी फर्स्ट सेकंड या थर्ड वाली इक्वेशन, तो उसके अंदर भी ये जो है आपने लिखा होगा। तो बस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी एस इज इक्वल्स टू वी टी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन उसके अंदर नहीं हो रही। अब यहाँ पे एस हमें निकालना है, एस को एज इट इज़ छोड़ दो, और जो वी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, और जो टी है वो आपके पास कितना है वो नहीं पता, तो टी को ऐसे ही लिख दो। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह फिर कार के लिए अगर हम लोग देखें तो कार के अंदर तो एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो हम लोग जो है वो सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। हम सेकंड वाली इक्वेशन लगाएंगे, और वो क्यों लगाएंगे वो थोड़ी देर बाद जो आपको पता लग जाएगा। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे वी आई जो है हमारे पास ज़ीरो है, 0 इंटू टी प्लस हाफ का ए की जगह पे जो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और टी स्क्वायर जो एज इट इज़, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 0 जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन को जो है वो 0 कर देगा। तो ये वाली जो टर्म हमारी पूरी की पूरी गायब हो जाएगी, और हमारे पास जो एक और आखिरी जो चीज़ बचेगी यहाँ पे 1, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर से तो सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा। ये पूरा 0 हो गया, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस का साइन था, प्लस शुरू में लिखते नहीं हम लोग, ये 2 से कट गया, 1 बचा, 1 टी स्क्वायर से जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो टी स्क्वायर आएगा। तो एस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर बन गई आपके पास 2। अब मैथमेटिक्स के ज़रिए से आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को आसानी से जो सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करो, या फिर जो है वो जो आपके पास दूसरा मेथड होते हैं, जितने भी मेथड्स हैं आप किसी भी मेथड से जो है वो यूज़ करते हुए इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन मेथड से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, या फिर दूसरा वाला जो मेथड है वो भी आप लगा सकते हो। कंपैरिजन मेथड जो है वो सही है। यहाँ पे एस इसके भी बराबर है, एस इसके भी बराबर है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो एस
10t के भी बराबर है और s जो है वो t स्क्वायर के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10t जो है वो आपके पास t स्क्वायर के बराबर है। 10t जो है वो आपके पास t स्क्वायर के बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। वही चीज़ जो हम लोग काफ़ी बार प्रॉब्लम के अंदर जो डिस्कस कर चुके हैं कि x अगर 5 के इक्वल है और y भी अगर 5 के इक्वल है तो इसका क्या मतलब हो कि x जो है y के इक्वल है, x जो है y के इक्वल है। तो हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड दोनों की आपस में इक्वल होंगी, वही वाली कहानी। अब यहाँ से आपने जो है वो t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू आ जाएगी तो इन इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के अंदर डालो, s की जो वैल्यू वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये t है और ये t स्क्वायर है, तो ये t और t स्क्वायर आपस में कैंसिल, या फिर ये t 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के साइन क्रॉस करेगा, यहाँ जाके डिवाइड होगा और डिवाइड में फिर आप जो है वो t नीचे और t स्क्वायर जो ऊपर है तो दोनों को आपस में इस तरह से काट सकते हो। हम यहाँ पे डायरेक्ट जो हमने काट दिया है तो 10 इज इक्वल्स टू टी, या फिर आपके पास जो t की वैल्यू है ये वो कितना है 10 सेकेंड्स, t कितना है 10 सेकेंड्स। अब इस t को जो आप लोग पुट कर दो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम लोग पुट करें, पुटिंग t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 से s की क्या वैल्यू आएगी 10 टाइम्स t यानी कि 10 टाइम्स 10, इसका मतलब 100 और मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आया है, यानी कि 100 मीटर कवर करने के बाद जो हमारे पास कार है वो बस को ओवरटेक कर जाएगी। और इस इक्वेशन से भी अगर आप लोग निकालो तो ये निकलेगा 10 का स्क्वायर जो आपके पास 100 ही होता है। तो ये आपके पास जो है वो पार्ट 1 था। और अब अगर VF निकालना है तो वो तो काफ़ी आसान है, वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। VF निकालना है तो वो तो आसान है, वो कैसे निकालोगे आप, आपके पास टाइम है और VI भी है और VF निकालना है, एक्सीलरेशन मौजूद है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, या फिर आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी लगा सकते हो आप। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस का AT, तो VF इज इक्वल्स टू VI की वैल्यू 0 प्लस A की वैल्यू जो आपके पास 2 और जो T की वैल्यू आपके पास 10 है, तो VF इज इक्वल्स टू 0 जो है वो ऐड होगा तो यही वाली चीज़ आएगी 2 × 10 = 20, तो मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास जो है पार्ट B का आंसर है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। और इसका मतलब क्या है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आई है, इसका मतलब ये है कि जब कार बस को ओवरटेक करेगी, जिस पॉइंट के ऊपर जो है उसे ओवरटेक करेगी, तो इतना डिस्टेंस जो है ट्रैवल करने के बाद या फिर इतने डिस्टेंस के ऊपर जो कार की फाइनल वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर और उसे देखते हैं कि वो क्या है पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है और अगर इसकी वर्डिंग पढ़ें या फिर इसे समझें तो वर्डिंग के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है और वो असेंडिंग कर रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है या फिर इसे कह सकते हैं हम लोग कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। ये जो है वो आपके पास हेलीकॉप्टर है और ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपके पास जो हेलीकॉप्टर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहे हैं कि ज़मीन से फर्ज करो कि आपके पास जो है ग्राउंड है, ये आपके पास जो है ग्राउंड है और यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है और इसने 80 मीटर की हाइट के ऊपर 80 मीटर की हाइट के ऊपर ये फ़र्ज़ करो कि आपके पास हाइट है और ये 80 मीटर है। 80 मीटर की हाइट के ऊपर एक पैकेज जो है वो ड्रॉप किया है। 80 मीटर की हाइट से एक पैकेज, यानी कि कोई सी भी एक चीज़, एक कोई छोटी सी चीज़ या फिर कोई सा भी पैकेज, वो कोई शॉपर हो सकता है, कोई बोरी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से छोड़ दिया। अब आपने ये बताना है कि यहाँ से जब उसने एक पैकेज ड्रॉप किया, छोड़ा, तो उसको कितना टाइम लगेगा ज़मीन तक आते आते, या फिर जैसे उसने यहाँ से जो है वो ड्रॉप किया पैकेज इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो भी बैठा हुआ था, जैसे उसने ड्रॉप किया तो अब यह यहाँ इस पॉइंट से लेकर
ज़मीन तक, ग्राउंड तक आते आते उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपने जो निकाल के बताना है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपने देखनी है, क्योंकि आप लोगों ने इनर्शिया जो पढ़ा हुआ है, तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा कि जैसे ही ये क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर की तरफ जा रहा है और काफ़ी स्पीड से जा रहा है, तो जैसे ही ये पैकेज को छोड़ेगा तो उसी पॉइंट से वो नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा। इसकी एग्जांपल आप जो है वो इस तरह से ले सकते हो कि आप फ़र्ज़ करो कि एक बस के अंदर मौजूद हो या ट्रेन के अंदर मौजूद हो और ये उसका दरवाज़ा है और यहाँ पे जो आप लोग खड़े हुए हो, बस फुल स्पीड के अंदर जो इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। अगर आप यहाँ से छलांग मारो या फिर अगर आप यहाँ से कोई चीज़ छोड़ो, तो क्या वो डायरेक्ट इसी पॉइंट से पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, या फिर जैसे ही आप छोड़ते हो तो कुछ टाइम लगता है, यानी कि वो बस के साथ थोड़ा सा आगे भी जाती है, बस के साथ थोड़ा सा आगे भी जाती है और फिर रुक के जो है वो पीछे की तरफ जाती है। कितने लोगों ने जो है वो ऑब्जर्व किया होगा, और अगर नहीं किया हुआ तो आप लोग जो है वो करके देखना कि जब बस के अंदर इस तरह से मूव कर रहे हो या फिर कभी ट्रेन के अंदर मूव कर रहे हो, तो कोई चीज़ जो है वो खिड़की से बाहर करना और छोड़ना। तो आप कभी भी इस तरह से नहीं देखोगे कि वो जो चीज़ है वो आपने जिस पॉइंट से छोड़ी उसी पॉइंट से जो पीछे की तरफ जाए, बल्कि होगा क्या कि जैसे ही आप उसे छोड़ोगे वो स्पीड के साथ जो है वो पहले ट्रेन के साथ जितना आगे मूव कर सकेगी मूव करेगी, और फिर एक पॉइंट आएगा कि वो पीछे की तरफ इस तरह से जो मूव करना स्टार्ट कर देगी। और यही चीज़, इसी की डेमोन्स्ट्रेशन जो हम लोग यहाँ पे इस मार्कर से भी कर सकते हैं कि मैं इसे जो है वो यूँ ऊपर की तरफ लेके जाऊँ यूँ, और ऊपर की तरफ जब लेके जा रहा हूँ तो इसे छोड़ूँ, तो क्या ये इसी पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा या थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा? लाजमी सी बात है थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, क्योंकि मैं अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये ऊपर की तरफ पहले मूव करेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ ऊपर की तरफ जा रहा था, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरे हाथ की जितनी भी वेलोसिटी थी, जितनी वेलोसिटी से मैं इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये उतनी ही वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी फिर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो इस हेलीकॉप्टर वाले केस के अंदर भी यही होगा। जैसे ही 80 मीटर की हाइट के ऊपर यहाँ से कोई बंदा पैकेज को ड्रॉप करेगा, तो वो इसी 80 मीटर की हाइट से नीचे नहीं आएगा ड्रॉप पैकेज, बल्कि जितनी वेलोसिटी के साथ हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ पहले वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और फिर उसके बाद जो है वो जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा। ये चीज़, यही ट्रिक थी इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर, बाकी जो सारा आसान है। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो 80 मीटर वाली हाइट है। अब जैसे ही यहाँ से उसने पैकेज छोड़ा तो जो पैकेज है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। कितनी वेलोसिटी के साथ? 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, जितनी जहाज़ की वेलोसिटी थी। जहाज़ या हेलीकॉप्टर जितनी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जैसे ही पैकेज को छोड़ा, अब इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो पैकेज इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, और कब तक मूव करता रहेगा? जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो t1 है। वो आपके पास कितना है? t1 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोल देते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये s1 है। और फिर इन दोनों को हम लोग पहले ये वाली मोशन को जो आप लोग देख लो, इतनी सी मोशन का एक तो टाइम और एक तो जो है वो आपके पास डिस्टेंस, ये दोनों पहले निकालते और फिर जो है वो मज़ीद इस प्रॉब्लम को जो है समझेंगे। अच्छा, अब अगर इन दोनों चीज़ों को निकालें तो हमारे पास डाटा जो है वो क्या आएगा? VI जो है वो आपके पास उतना ही 12 मीटर पर सेकंड है। VF की जो वैल्यू वो 0 मीटर पर सेकंड हो गई। T1 जो आपने निकालना है, और इस केस के अंदर आपको पता है कि जो G की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैट्रिक के अंदर आप लोग 10 इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, यहाँ पे 9.8 जो इस्तेमाल होगा, और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस के साथ जो भी आप लोगों ने सीखा हुआ है कि माइनस ऊपर की तरफ जाता है तो माइनस लगता है, नीचे की तरफ जाता है तो जो है वो प्लस लगता है। हालांकि कॉन्सेप्ट ये है कि जो जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव के अंदर होती है। खैर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग नहीं जाते, जिस तरह से आपने सीखा हुआ है वही हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ग्राउंड जा रही है चीज़ तो नेगेटिव के अंदर आएगा ये 9.8। अब यहाँ से हम लोग जो टाइम निकाल सकते हैं T1। तो T1 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा?
एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से ड्राइव करना पड़ेगा आपको कि ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस का वी आई अपॉन टी होता है। ये टी यहाँ पे जाएगा और एक्सीलरेशन यहाँ पे आएगा, तो टी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे जो आपके पास टी, और ए क्योंकि यहाँ पे जी है तो ये जी से रिप्लेस हो जाएगा। तो टाइम टी वन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी एफ की वैल्यू 0 माइनस का आपके पास 12 और जो जी की वैल्यू वो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 0 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, तो 0 से ये इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 को हटा ही दो गए, इसको हटा दो। 0 जो है वो आप एक स्टेप बढ़ा के कर देना कि मतलब अगले वाले में हटा देना और फिर सॉल्व कर लेना। हमने पहले ही बढ़ा दिया 0 को जो हटा दिया। तो 12 डिवाइडेड बाय 9.8, 12 डिवाइडेड बाय 9.8 1.224 सेकेंड्स। तो ये आपके पास आ गया T1 के इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पैकेज को ड्रॉप किया था ऊपर की तरफ वो जब गया तो 1.22 सेकेंड्स तक वो इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करता रहा। अब अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें कि ये जो डिस्टेंस है कितना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन सेकंड या थर्ड में से आप लगा सकते हो। तो 2GS इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर, ये वाली हम लोग अगर लगाएं तो यहाँ पे S की जगह पे जो S1 पुट कर देते हैं, तो 2G की वैल्यू जो आपके पास 9.8 है इक्वल्स टू वी एफ की जो वैल्यू वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 12 जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 जो है वो आपके पास कितना होता है, और यहाँ पे इसके साथ S1 भी आएगा जो कि हमने निकालना है। तो S1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस का जो है वो 12 का स्क्वायर 144, और चूँकि जो जी की वैल्यू नेगेटिव में डालनी है तो यहाँ पे नीचे जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना आ जाएगा, माइनस का 19.6, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और S1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 19.6, S1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.346 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हेलीकॉप्टर ने इसे यहाँ पे ड्रॉप किया तो जो पैकेज है वो 7.346 मीटर तक और ऊपर गया है मज़ीद, कितना S1 कितना है 7.346 मीटर तक मज़ीद ऊपर गया है। तो ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस S1 आ गया कि जितना वो ऊपर की तरफ उसने जो है वो मोशन परफॉर्म की है, और टाइम कितना लगा इसको 1.224 सेकेंड्स। अच्छा, अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी हम लोग एक ही मोशन कंसिडर कर लें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही मोशन कंसिडर कर लें, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वो ज़ीरो हो गया है, तो अब इस ज़ीरो से जो है वो दोबारा नीचे की तरफ जो है वो आएगा, अब इसकी मोशन जो दोबारा नीचे की तरफ होगी, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाली जो वेलोसिटी है अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर आके वो 0 हो गया। अब ये वाली कहानी जो सारी हमने ख़त्म कर दी, अब नई कहानी स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो है वो 0 हो गया और अब जो ये ग्राउंड की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमने बताना तो ये है ना कि ये जिस पॉइंट से इसको हमने ड्रॉप किया है इस पॉइंट से लेकर ज़मीन तक आते आते उसको कितना टाइम लगा है। तो एक चीज़ तो हमने बता दी कि यहाँ से जो ये ऊपर की तरफ गया है उस तक जो है वो इसको 1.224 सेकेंड्स लगे हैं। अब इस पॉइंट से नीचे ग्राउंड तक आने तक इसको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए फिर हमें जो है वो दूसरी इसकी जो मोशन है वो कंसिडर करनी पड़ेगी, जो हमने कंसिडर की है कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो वी आई हमारे पास जो है वो 0 होगी, वी आई जो 0 मीटर पर सेकेंड होगी, और यहाँ से नीचे कितना टाइम लगेगा इसको वो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आसानी से निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे 9.8 जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और अगर आपको जो है वो टाइम निकालना है, अच्छा टाइम निकालना है तो फिर थर्ड इक्वेशन मोशन ही लगेगी, फिर सेकंड इक्वेशन मोशन लगेगी, टाइम आपको निकालना है और आपको जो है वो डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है S1 प्लस H, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा 7.346 प्लस का 80, तो इसके अंदर जब हम लोग 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 87.346 मीटर। अब डिस्टेंस जो है आसानी से निकल आएगा, कैसे कि S इज इक्वल्स टू वी आई टी और प्लस का हाफ GT स्क्वायर, तो यहाँ पे आप जो डिस्टेंस पुट करो जो कि कितना है
87.346 मीटर इक्वल्स टू वी आई जो आपके पास 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, और इंटू टी जो कि हमने निकालना है, प्लस हाफ का जो जी है वो आपके पास कितना आएगा 9.8, और टी स्क्वायर जो वो आप एज इट इज़ रख दो क्योंकि ये आपने निकालना है। ये वाली जो टर्म है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, 2 1 ज़र 2, और यहाँ पे कितना आएगा 9.8 को 2 से डिवाइड करो, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 4.9, तो यहाँ पे जो 4.9 आ जाएगा, 87.346 इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर। अब ये जो 4.9 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो इसे जो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, 87.346 और डिवाइडेड बाय 4.9 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ रही है, 87.346 डिवाइडेड बाय 4.9, ये आ रही है आपके पास 17.8257, और इसका जब आप रूट लोगे दोनों तरफ, क्योंकि आपको सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए जो कि T2 है, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का T2 है, तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4.222 सेकेंड्स, 4.222 सेकेंड्स। और T1 कितना आया था, T1 जो हमने मिटा दिया, तो T1 की जो वैल्यू आई थी वो शायद 1.246 सेकेंड्स आई थी, 1.426 सेकेंड आई थी। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास फाइनल टी आ जाएगा कि कितनी देर तक वो जो है वो हवा में रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम। हमें यही बताना था कि इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक का जो उसका टाइम है वो कितना होगा। तो 4.222 सेकेंड्स प्लस का 1.246 सेकेंड्स, तो ये ऐड होके कितने बन जाएंगे, प्लस 1.246 सेकेंड्स, तो ये आ गया आपके पास 5.4680 सेकेंड्स। और अगर इसे कंपेयर करवाएं बुक से, तो जो आपकी बुक के अंदर आंसर है वो भी यही है 5.4680, या फिर सिर्फ 5.4 सेकेंड्स। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर और देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 4 हमें क्या बता रहा है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है, और ये भी पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही है, उसी तरह से सॉल्व होगा सारे के सारा, बस इसकी वर्डिंग जो है वो कुछ उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट करके बताई हुई है। बोल रहे हैं कि एक लड़का है जो कि जिसने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक पहाड़ी के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ था, एक क्लिफ के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से इस लड़के ने बॉल ऊपर की तरफ जो है वो इस तरह से थ्रो की है, मतलब ऊपर की तरफ उछाली है। तो इस पॉइंट से लेकर बॉल गई ऊपर की तरफ, और जाहिर सी बात है कि ये जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जाके ज़ीरो हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो इसकी VF हो जाएगी जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है। और शायद इनिशियल वेलोसिटी भी जो है वो उन्होंने दी भी है कि यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी 14.7 मीटर पर सेकेंड। इतनी इनिशियल वेलोसिटी से इस बंदे ने बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की। अब जाहिर सी बात है कि वो जाएगी एक पॉइंट के ऊपर जाके 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहे हैं कि जब ये नीचे की तरफ आ रही थी दोबारा, तो इस बंदे से जो है वो ये मिस हो गई, और मिस होने के बाद क्या हुआ कि ये नीचे ज़मीन की तरफ चली गई, ग्राउंड की तरफ चली गई, और ग्राउंड की जो हाइट थी वो कितनी थी 49 मीटर। यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से इस बंदे से ये मिस हुई, इस बंदे से ये मिस हुई। ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेज द थ्रोअर एंड फॉल्स द ग्राउंड 49 मीटर बिलो, 49 मीटर बिलो ये ज़मीन के ऊपर जाके जो स्ट्राइक हुई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये इन्होंने हाइट दी हुई है इस क्लिफ से लेकर नीचे तक की वो 49 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आ गई। अब आपसे जो है वो पूछा क्या क्या जा रहा है, सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, यानी कि T1 बॉल कितनी ज़्यादा ऊपर फेंकी इस वाले बंदे ने, मतलब इस पॉइंट से लेकर कितनी ज़्यादा, या फिर हाउ फार का मतलब कि कितनी, हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस मतलब कि कितना ज़्यादा दूर तक या कितने टाइम तक जो ये बॉल ऊपर तक गई। इसका मतलब कि T1 आपने निकालना है।
इसे दोबारा से अगर पढ़ें तो हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, हाउ लॉन्ग का मतलब कि टाइम कितना ज़्यादा लगा, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या कि टाइम कितना ज़्यादा लगा इसको राइज करने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक राइज करने में। तो आपने सबसे पहले तो T1 निकाल के बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, जो कि हमने पिछले वाले सवाल के अंदर भी कुछ इसी तरह से किया था। दूसरे पार्ट के अंदर आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ हाई इट गोस, कितनी ज़्यादा ऊपर जो है ये गई इस पॉइंट से। तो इसका मतलब कि दोबारा से आपने जो S1 निकालना है पिछले वाले सवाल की तरह। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग इट इज़ इन एयर, कितना ज़्यादा देर तक ये हवा के अंदर रही। जैसे इसने ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 कितना देर का मतलब कि टाइम बताओ कि कितनी देर तक ये हवा के अंदर रही। जैसे पिछले वाले सवाल के अंदर हमने टाइम निकाला, उसी तरह यहाँ पे भी निकलेगा कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम और फिर यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक का टाइम। तो टोटल T निकालना है आपने, T1 प्लस T2, ये दोनों जो है आपने निकाल के ऐड करने और वो टोटल टाइम होगा कि जितनी देर तक वो हवा के अंदर बॉल रही होगी। और फिर सबसे आखिरी जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी फाइनल वेलोसिटी के साथ ये जो बॉल है ये हिट करेगी आके दोबारा ज़मीन को। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम है और इसे भी जो सॉल्व करना है वो बिल्कुल सेम उसी तरह करना है जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को अगर सॉल्व करें तो पार्ट 1 के लिए हमें पता है कि हमने जो मोशन कंसिडर करनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है जो कि 14.7 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि वो 0 मीटर पर सेकंड है। जी की वैल्यू हमें पता है कि वो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम जो आपने निकाल के बताना है T1, यानी कि T1 का फॉर्मूला वही वाला जो पीछे हमने यूज़ किया कि VF माइनस का VI और अपॉन में जो आपके पास G। तो VF की जगह पे जो हम लोग लिखेंगे कितना 0 और माइनस का VI की जगह पे 14.7 और नीचे माइनस का 9.8। तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 जो है वो हटा देंगे हम लोग, माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 14.7 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आपके पास टाइम आ रहा है 1.5 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉल है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो इसको टाइम लगेगा राइज होने तक, जो मतलब ऊपर तक जाने तक जो इसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 1.5 सेकेंड्स। ये पहला पार्ट हमारा हो गया। अब अगर S निकालना है तो सेम उसी तरह से S है, थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा के 2S इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। तो 2A की जगह पे जो यहाँ पे G आ जाएगा तो माइनस का 9.8 और S जो आपने निकालना है जो कि S1 है, VF की वैल्यू 0 और यहाँ पे 14.7 का जो है स्क्वायर, 0 का भी स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे जो माइनस का 19.6 हो जाएगा टाइम्स S1 इक्वल्स टू ये जो है वो 0 ही होगा और 14.7 का जो स्क्वायर है वो आपके पास कितना आता है 216.09। अब S1 निकालना है तो 216.09 जो है 09 जो है यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 19.6। इस माइनस से जो यहाँ पे माइनस आ रहा है ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करवाओ तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, S1 की जो वैल्यू वो आ रही है 11.025 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, यानी कि जो उन्होंने सवाल में पूछा हुआ है कि हाउ हाई इट गोज़, तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ पे जो जितनी हाइट के ऊपर गई है वो 11.025 मीटर है, मतलब इतना ऊंचा हो गई है। अब पार्ट 3 के अंदर पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम बताओ। तो टोटल टाइम कैसे बताओगे, T2 भी निकाल लो जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और वो कैसे निकलेगा आपको जो मोशन है वो दूसरी कंसीडर करनी पड़ेगी कि मतलब यहाँ से लेकर अब पूरी मोशन जो हम लोग यहाँ तक की कंसीडर कर रहे हैं। अब जो है वो हम लोग मोशन इस पॉइंट से इस पॉइंट की कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाली जो हमारे पास वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कंसीडर कर रहे हैं कि जो मोशन है वो स्टार्ट हो रही है 0 और ये जो है आपके पास VF बन जाएगी जो कि हमने निकालनी भी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो आपके पास T2 बन जाएगा और वही हमने जो निकाल के बताना है। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ का GT स्क्वायर होता है। S हमें पता करना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है
और वो जो एस है वो किसके बराबर होगा, एस है वो किसके बराबर होगा, S1 प्लस का H, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे बता दो कि जो S है वो बराबर है S1 प्लस का H के। तो S1 जो आपके पास 11.025 है और प्लस 49, इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी है, 60.025 मीटर। अब वैल्यू जो इसके अंदर इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो 60.025 इज इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू 0 टाइम्स टी, जो कि हमें निकालना है हाफ का, जी की जगह पे 9.8 और टी स्क्वायर जो हमें निकालना है। तो 60.025 इक्वल्स टू, ये तो जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, 2 1 ज़र और यहाँ पे जो 4.9 आएगा, तो 4.9 टाइम्स टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर निकालना है तो ये 4.9 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 60.025 डिवाइडेड बाय 4.9। तो इसे जब 4.9 से आप डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, T2 का आंसर आ रहा है 12.25 सेकेंड्स। अब आप जो है वो कैपिटल T निकाल सकते हो, जो कि किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 के, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है। हवा में कितनी देर रही वो, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हवा में थी और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहीं से ही जब वो नीचे आ रही थी पूरी, वो भी हवा में थी, क्योंकि इसने कैच तो पकड़ नहीं, छोड़ दिया और वो नीचे की तरफ चली गई, तो वो भी हवा में थी। तो T1 और T2 जो है दोनों ऐड होंगे, तो T1 T2 कितने, T1 की जो वैल्यू आई है वो आपके पास 1.5 है और प्लस जो हमारे पास T2 की वैल्यू आई है वो कितनी है, अच्छा T2 की वैल्यू कंप्लीट नहीं निकाली हमने, इसके ऊपर स्क्वायर भी था, तो हमें स्क्वायर भी लेना था। T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12.25 सेकेंड्स, और जब आप इसका स्क्वायर लोगे, क्योंकि दोनों तरफ आपको रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.5 सेकेंड्स आएंगे। तो ये आपके पास T2 की वैल्यू आई है। अब फाइनल T की आप वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि T1 प्लस T2 के इक्वल है। तो T1 जो है 1.5 और 3.5 और ये दोनों जब ऐड होंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 सेकेंड्स। तो ये आपके पास पार्ट 3 का आंसर है। और अगर बुक से इसे टैली किया जाए तो पार्ट 1 का जो आंसर है वो आपके पास 1.5 सेकेंड है। ये वाला जो आंसर है ये भी 11.025 है, और जो ये भी आपके पास सही आ रहा है 5 सेकेंड्स। आखिरी पार्ट रह गया इसका आखिरी पार्ट भी जो अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। और आखिरी पार्ट कैसे सॉल्व होगा, T2 की वैल्यू हमें पता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है वो हमें पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं T2 इज इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड्स। VI की जो वैल्यू वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, इस वाली डिस्टेंस की या इस वाले मोशन की अगर बात करें। VF जो वो आपने निकाल के बताना है, और जो G की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। तो VF इज इक्वल्स टू VI प्लस 80, जो कि पिछली वाली प्रॉब्लम के अंदर भी हमने किया। तो 0 प्लस का A की जगह G आ जाएगा और G की वैल्यू 9.8 इंटू 3.5। तो VF की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, VF की वैल्यू जो वो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो 34.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी कि जिस वेलोसिटी से जाके इस बॉल ने ग्राउंड को हिट किया होगा, और आपकी बुक के अंदर भी जो यही वाला आंसर है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। और अब सबसे आखिरी प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 5 है, और उसके बाद आज की जो वीडियो फिर ख़त्म हो जाएगी, निकाल के बतानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास 5वां और आखिरी प्रॉब्लम है आज की वीडियो के लिए, और इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि एक हेलीकॉप्टर है जिसका जो वेट है वो आपके पास 3920 न्यूटन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ द फोर्स ऑन इट इफ़ इट इज़ असेंडिंग, यानी कि पहले केस के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये जो हेलीकॉप्टर है
ये हमारे पास जो हेलीकॉप्टर, ये बार बार हेलीकॉप्टर का नाम आ रहा है तो फेसबुक पे आजकल मीम्स वगैरह चल रहे हैं हेलीकॉप्टर के बहुत, तो वो सारे के सारे जहन में आते जा रहे हैं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर करके। तो ये आपके पास जो वो, ये क्या बना दिया मैंने, अच्छा ये जो है वो आपके पास हेलीकॉप्टर है, बस समझ लो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जो है वो असेंडिंग कर रहा है, कितनी एक्सीलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन के साथ, यानी कि एक फोर्स इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ लग रही होगी, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि इसका जो इंजन है फोर्स का, इस हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो लगा रहा होगा ऊपर की तरफ फोर्स, और इस फोर्स की वजह से कितनी एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, या फिर कितनी एक्सीलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की एक्सीलरेशन से। और इन्होंने हमें जो है वो इसका वेट भी बता दिया है। वेट इसका कितना है, वेट हमारे पास जो है वो इसका 3920 न्यूटन है, और ये नीचे की तरफ जो है वो लग रहा होगा इसके ऊपर। ये आपके पास फर्ज करो कि ग्राउंड है, और ये यूँ ऊपर की तरफ जा रहा है। फोर्स ऑफ इंजन जो है वो जितनी भी लग रही है उससे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हो रही है, और वेट जो है इसका नीचे की तरफ लग रहा है। अब आपसे पहले पार्ट के अंदर पूछा जा रहा है कि बताओ जो इस हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो कितनी फोर्स लगा रहा होगा इसको ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए। और जो है वो दूसरे पार्ट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा हो, एक्सेलरेट करता हुआ ना जा रहा हो, तो तब इसका जो इंजन है वो कितनी फोर्स लगा रहा होगा। पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर दूसरे पार्ट के ऊपर जो हम लोग जाएंगे। पहले पार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने बहुत दफ़ा पहले अपनी वीडियोस के अंदर जो वो डिस्कस किया हुआ है। कैसे कि ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे जो इसके ऊपर 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई जा रही है, और यहाँ पे जो इसके ऊपर 3 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई जा रही है। ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, सबको पता होगा, ये वाली काफ़ी बार हमने जो ये डिस्कस की हुई एग्जांपल। ये ब्लॉक जो उस तरफ जाएगा, कितनी फोर्स से जाएगा, उसे हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। और वो नेट फोर्स कैसे निकाली जाती है, सब बोलेंगे कि भाई हाँ उस तरफ जाएगा। कितनी फोर्स से जाएगा, 7 न्यूटन की फोर्स से जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी तो लगा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक है वो उस तरफ मूव करेगा, कितनी फोर्स से, 7 न्यूटन की। क्यों, क्योंकि ये 3 न्यूटन इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि 10 न्यूटन माइनस का 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन। नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट सबको पता है। अब यहाँ पे भी वही केस हो रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जो इसका इंजन है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ये हेलीकॉप्टर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि उन्होंने हमें सवाल के अंदर बताया कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग जो है वो कर रहा है रेट के साथ। कितनी एक्सेलरेशन कितनी दी हुई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन की तरफ, एक्सेलरेशन से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ इंजन जो है वो ज़्यादा है, फोर्स ऑफ इंजन जो है वो ज़्यादा है, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इस हेलीकॉप्टर के इंजन ने इसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगाई हुई है, तभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नेट फोर्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले अगर हम लोग मास की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें चाहिए होगी, तो मास की वैल्यू कैसे निकलेगी, W इज इक्वल्स टू mg, सबको पता है। जी की जो वैल्यू वो कितनी होती है, 9.8, तो W की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3920 इक्वल्स टू m इंटू जी की जगह पे 9.8। अब चूँकि m हमें चाहिए तो 3920 डिवाइडेड बाई 9.8, तो आंसर कितना आएगा m का। m क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें आगे चाहिए होगा। 3920 डिवाइडेड बाई 9.8, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 400, और आपके पास kg, क्योंकि मास kg के अंदर होता है, तो मतलब 400 kg जो है वो इस हेलीकॉप्टर का जो है वो मास है। अब अगर नेट फोर्स की यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बनाएं तो हमें पता है कि नेट फोर्स किसके बराबर होती है, नेट फोर्स इक्वल होती है बड़ी वाली फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ इंजन। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब लाजमी सी बात है कि जो ये वाली फोर्स होगी ये वाली ज़्यादा होगी, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स ऑफ इंजन माइनस का इसके वेट, इसकी जो वेट की फोर्स है वो वाली फोर्स। अब यहाँ पे हमें पता है कि F जो है वो इक्वल होता है एम ए के, तो ये जो नेट फोर्स है इसको हम लोग एम ए के इक्वल लिख सकते हैं, और फोर्स ऑफ इंजन इक्वल्स टू, या फिर फोर्स ऑफ इंजन माइनस का जो है वो W एज इट इज़। अब फोर्स ऑफ इंजन जो हमें निकालनी है कि इसका जो इंजन है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, तो ये जो W है ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फोर्स ऑफ इंजन की वो क्या बनेगी, एम ए प्लस का डब्ल्यू इज इक्वल टू किस तरफ जाके ऐड हो गया, मतलब इसका साइन जो था वो चेंज हो गया। अब एम भी हमें पता है, एम हमने तभी निकाला था क्योंकि यहाँ पे हमें एम पुट करना था, और एक्सीलरेशन उन्होंने दी भी है 2, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे फोर्स ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू एम की जगह पे 400 इंटू 2 और प्लस का जो इसकी वेट की फोर्स है 3920, तो फोर्स ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 800 और प्लस का 3920, तो फोर्स ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू 800 को ऐड करो 3920 के अंदर, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4720 और न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इंजन को इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी इस हेलीकॉप्टर के ऊपर कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन के साथ इस तरह से ऊपर की तरफ जाए। तो ये आपके पास जो है वो पहला पार्ट था और अगर इसका आंसर देखें तो आपके पास 4720 आंसर भी यही है। अब बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 2 के ऊपर, और पार्ट 2 के अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि जो ये स्पीड है ये आपके पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है अभी हमने पीछे भी देखा और काफ़ी बार जो हमने डिस्कस भी किया हुआ है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि हर सेकंड के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, और वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन नहीं आ रही, यानी कि एक्सेलरेशन इस केस के अंदर ज़ीरो होगी। अब अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, पहले तो हम लोग इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग देख भी लेंगे। एफ ई इज इक्वल्स टू एम ए प्लस का डब्ल्यू, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग यूज़ करें और यहाँ पे हम लोग बताएं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर हम लोग डाल दें एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो, तो प्लस का वेट की वैल्यू कितनी है 3920, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ इंजन इक्वल आएगी 3920 न्यूटन के बराबर। और इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये हेलीकॉप्टर है इसको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी कि जितना इसका वेट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब बराबर होंगी आपस में, दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगी तभी कोई चीज़ जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। यही चीज़ जो है हमने काफ़ी एग्जांपल्स के साथ जो है वो डिस्कस की थी जब हम लोग न्यूटन के लॉज पढ़ रहे थे। हमने पैराशूट वाली एग्जांपल ली थी कि पैराशूट वाली एग्जांपल के अंदर क्या होता है, ये फिर कांस्टेंट जो हमारे पास वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, जब दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं और बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, तो आपके पास जो ये दोनों फोर्सेस होती हैं इनका इक्वल होना लाजमी होता है। जैसे हमने जो है वो न्यूटन की एग्जांपल के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका क्या मतलब होता है कि इसकी जो इंजन की फोर्स है वो बराबर हो जाती है फ्रिक्शन की फोर्स के। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं तभी ये वाली जो बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही होती है। और एक और एग्जांपल हमने शायद जो है वो पैरा शूटर की भी ली थी कि शुरू में जब एक जहाज़ से कोई बंदा छलांग मारता है तो इनिशियली उसके कुछ सेकंड्स तक जो है वो अपनी कुछ वेलोसिटी जो गेन करता है, यानी कि एक्सेलरेट होता रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पैराशूट खोल लेता है इस तरह से, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये पैराशूट खोलता है तो इसका जो वेट है ये वाली फोर्स, इसका जो वेट है ये वाली फोर्स, और पैराशूट के ऊपर जो अपथ्रस्ट की फोर्स लग रही होती है ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। और फिर इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक इसने अपना पैराशूट जो है वो नहीं खोला था, जितनी भी वेलोसिटी ये गेन करता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग फ्री फॉल मोशन करवाते हैं, किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, तो हर सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है, और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यही चीज़ जो हम लोग जी कांस्टेंट जी को बोलते हैं कि हर सेकंड के अंदर बॉडी की जो आपके पास वेलोसिटी है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा हो 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो
एक सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी हुई 9.8, दूसरे सेकंड के अंदर हुई फिर जो है वो 19.6, और इसी तरह करते करते जो इसकी वेलोसिटी गेन हो रही होती है। अब जैसे ही वो पैराशूट को खोलता है, अपनी वेलोसिटी को वो लॉक कर लेता है, उस वेलोसिटी से ही फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब फिर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो फोर्सेस हैं, अब थ्रस्ट की फोर्स और वेट की फोर्स, ये दोनों अब बराबर हो गई हैं। अब ये दोनों बराबर हो गई हैं तो इसका मतलब कि मज़ीद एक्सेलरेशन नहीं होगी, ना नीचे की तरफ ना यूपर की तरफ, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हो गई हैं। इसी कंडीशन के अंदर कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है, या फिर इसे आप लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हो। अब चूँकि उन्होंने सवाल में हमें बता दिया था कि जो जहाज़ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है कि जो फोर्स ऑफ इंजन है, जो उसका इंजन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ ले जाने के लिए उसको, और जो उसकी वेट की फोर्स है, वो दोनों आपस में बराबर होंगी। और कांस्टेंट वेलोसिटी का या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आपने जो है वो उसके अंदर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के अंदर पढ़ा भी होगा। ये इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर सेकंड टाइप भी बोल सकते हो आप, कि सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि क्या थी, जिसके हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे होते हैं। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो उसके अंदर यही केस होता है कि हमारे पास फोर्सेस जितनी भी लग रही हों, तमाम का सम ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, और इनका सम ज़ीरो के इक्वल कैसे जाएगा कि इसकी भी वैल्यू उतनी हो, इसकी भी वैल्यू उतनी हो। तो जब आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो इसके साथ माइनस लगाओगे, इसकी भी वैल्यू उतनी होगी, दोनों आपस में कट जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। सम ज़ीरो के इक्वल आने का मतलब क्या कि दोनों जितनी भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रही हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। तो यही वाली जो चीज़ थी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे हमारे पास लग रहा था। और आपकी बुक के अंदर भी जो आंसर है वो शायद इस वाले प्रॉब्लम के दोनों यही हैं। तो आज की वीडियो के लिए जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, 5 प्रॉब्लम, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम लोग जितनी भी आगे 5 या 6 प्रॉब्लम हो पाए हम लोगों से, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।